सर ये बताइएगा, एहतिसाब के अमल में आसिफ जरदारी गिरफ़्तार हो गए, नवाज शरीफ गिरफ़्तार हो गए, शहबाज शरीफ की अभी वो भी चल रही है, उनकी गिरफ़्तारी भी मुमकिन है फिर हो जाएगी, हमजा शहबाज गिरफ़्तार है, मुश्ताक चीनी के इंकिशाफ़ात हुए हैं सुलेमान शहबाज को लेकर। सुलेमान शहबाज जो चले गए थे, बाहर भाग गए थे, उनको शायद अंदाज़ा था इस बात का कि यार चीज़ें इस लेवल पर चली गई हैं, वो भाग गए। तो मुश्ताक चीनी ने कहा है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मैंने टीटीज़ बनाई हैं, मैंने शहबाज शरीफ के कहने पे इतने अरबों रुपए की जो है ना वो की है, उसमें 3 अरब से ज़ायद की रकम वो बता रहे हैं। तो किस तरफ जा रहा है मामला? देखिए, मुझे एक तो उस फैसले पे भी बड़ा अफसोस है, वो हुदैबिया वाला जो मामला है उसको टाइम बार के तौर पे बंद कर दिया गया। इसहाक डार साहब एडमिट कर चुके थे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो चीज़ रिकॉर्डेड है। जब एक आदमी कन्फेस कर ले, एतराफ़ कर ले और फिर उस मुकदमे को बंद कर देना, टाइम बार कह के ये क्रिमिनल केस है, तो टाइम बार कह के ऐसे मामले बंद नहीं किए जा सकते। एक तो मुझे उसका अफसोस है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, इसमें भी तकरीबन उसी तरह का माहौल नज़र आ रहा है कि एक शख्स कह रहा है कि हाँ मैं मनी लॉन्ड्रिंग में हूँ और वो नाम ले रहा है कि मैंने की है। अब हम दुआ कर सकते हैं कि ये केस उस नौइयत का कहीं ना बन जाए कि फिर से इसको कोई बहाना बनाकर छोड़ना पड़े। ये बाकायदा जो सबूत हैं उसके तहत इस केस की नौइयत एक संजीदा किस्म की होनी चाहिए। और जैसे वो दही बल्ले वाले तो पापड़ वाले तो न जाने कौन फालूदे वाले वो उसमें इसको शामिल किया जाना चाहिए। जहाँ पे हमारे पास सबूत हैं उनके तहत इनको मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहिए। और यही टेस्ट है आजकल कि अगर वाकई इदारे कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं, हम आज़ाद हैं, तो फिर ये उसके नताइज आने चाहिए। हम तब मानेंगे कि आप वाकई, नताइज से ज़ाहिर होगा, आपके बयानात से ज़ाहिर नहीं होगा कि आप आज़ाद हैं। हमें तो नताइज पर आपकी रेटिंग करनी होगी कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है या कि ये दोहरा मेयार है। तो मैं समझता हूँ कि इसको मंतकी अंजाम की तरफ चलना चाहिए। अक्सर खान साहब की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट बहरहाल देना चाहिए अगर कि वो ये कहते हैं कि एहतिसाब होगा। हालांकि उनकी जो हुकूमत है वो बड़े नहीफ से नुक्ते पे है, वो 2-4 लोगों का डिफरेंस है। इस नौइयत की इतनी कमज़ोर हुकूमत समझी जाती है बज़ाहिर, लेकिन वो कमज़ोर हुकूमत, नंबर गेम के हिसाब से कमज़ोर हुकूमत इतने ताकतवर लोगों को शिकंजे में डाल रही है। माजी में इसकी कोई नज़ीर नहीं है। बड़ी फुल फ्लेज हुकूमत थी नवाज शरीफ के पास, सिंपल मेजॉरिटी थी। उससे पहले वो पेट फाड़ने की बातें भी करते थे, आज वो बड़े एहतराम की बातें कर रहे हैं। उनकी नीयत में कभी भी ये नहीं था कि यहाँ कोई एहतसाब होगा, क्योंकि जिन कामों में वो ख़ुद शामिल थे उनको मालूम था कि वक्त के साथ हम भी बेनकाब होंगे। नीयत की बात है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, कम अज़ कम जिसको कहते हैं ना कि इनके ऊपर वो उस तरह के बोझ नहीं है, और जिन चंद लोगों के बारे में वो बोझ नज़र आ रहे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। एज अ होल कम से कम जो इनका लीडर है उसके नाम पे कुछ नहीं है, जिसको आप कहते हैं ना बैगेज, वो कंधों पे अपने पे लेकर नहीं चल रहे। और इसीलिए तो अदालतों ने उनको सादिक और अमीन करार दे दिया था। उनके ऊपर फैसला आ चुका है, ये कोई छोटा फैसला नहीं है। बिल्कुल। तो जब आपके अपने कंधों पे बोझ ना हो, फिर आप दूसरों का बोझ लेकर नहीं चलना चाहते। लिहाजा वो तो खुद कह रहे हैं कि जिसके नाम पे जो है आप उसको पकड़े, इदारों को कह रहे हैं, अच्छी बात है। और वो नाम जो अभी हमने गिने, काफ़ी सारे नाम सामने आ गए, उसको तो किसी ने नहीं रोका। तो उनका कोई इदारों पे इस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है कि इदारों को रोक दें कि जी सिर्फ अपोजिशन के लोग पकड़ो। मेरी कम अज़ कम को अगर इनका वाकई उन पर असर होता, जो कि अपोजिशन कह रही है बार बार कि जनाब नाम लिए जाते हैं और फिर चंद दिन बाद हमारे नाम आ जाते हैं, वो अपना जिक्र तो करते हैं पर साथ साथ हुकूमत के जो अरकान हैं उनका जिक्र नहीं करते, क्योंकि उनको वो सूट नहीं करता। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त मामला चल रहा है, फ़र्क यही है कि माजी में चूँकि ख़ुद वो उसमें लतपत हुआ करते थे, आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी नहीं है और इनकी बड़ी थिन किस्म की, जिसको मखलूत हुकूमत आप कहते हैं, बिल्कुल थिन है, चंद वोटों की बिना पर। और एकदम 2-4 लोग उधर हो जाए तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। अब देखें लेकिन वो मंडा उन्होंने सबको ना, कल वो जो चौधरी बरादरान हैं उन्होंने मुलाकात की है ना, जिसके अंदर उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम बजट पास करने में आपकी इतनी मदद करेंगे। तभी तो इमरान खान बार बार कहते हैं बजट पास होगा, फिर साथ एक वजारत भी ले आए। एमक्यूएम भी ले रही है, फिर एमक्यूएम भी इसी चीज़ पे आपको वो पकड़ती है कि जनाब ये दो, फिर हम आपका साथ देंगे। तो जो कमज़ोर हुकूमतें होती हैं उसके अंदर आपको इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मगर मैं फिर भी ये समझता हूँ कि आपका वसी तर मफाद जो है उसमें आप उसको देखते हुए अगर आपको छोटी मोटी किसी को फेवर करनी
पड़ती है तो आप कर दें, मगर वसी तर मफाद में आपने कामयाब होना है। तभी हम कहेंगे कि हाँ ये वाकई तब्दीली है, तभी हम कहेंगे कि आज का पाकिस्तान नया पाकिस्तान है, ये पुराना पाकिस्तान नहीं है। ये आपने साबित करना है, मुल्की मफाद को नुकसान ना पहुँचे, वसी तर मफाद को नुकसान ना पहुँचे। और अगर लोकल अरेंजमेंट के अंदर आपको सिस्टम को साथ लेकर चलने के लिए और इस तरह की जो आपके इत्तेहादी हैं उनको साथ लेकर चलने के लिए अगर कुछ थोड़ी बहुत उनको फेवर करनी पड़ती है तो मेरे ख्याल में कर देनी चाहिए। अच्छा सर, इसी बात को थोड़ा सा और खोलते हैं। माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर थे, तो कभी आपने इतना शोर नहीं सुना होगा असेंबली में, सारी चीज़ें नॉर्मल चलती थी। आज इमरान खान की हुकूमत है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन अपोजिशन इतना हंगामा मपा करती है, शोर होता है, नाज़ेबाज जुमलों का तबादला होता है, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो कौम का बड़ा ख़र्चा आता है, उसका उस सेशन पे ख़र्चा आता है, तो वो एक डिफरेंट नहीं हो गया चीज़ें माजी की निस्बत आज? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आपकी आज जो पार्लियामेंट है वो तो एक मछली बाज़ार बन चुका है ना, और मकसद जो है वो भी हम सबको मालूम है। ये लोग जो नुमाइंदे हैं, जिनको नुमाइंदा बनाकर लोगों ने वोट दिए और असेंबलियों तक पहुंचाया, वो किस काम के लिए पहुंचाया था? एक तो इनका बड़ा मकसद है कानून साजी, और दूसरा मकसद ये है कि अवाम के जो मसाइल हैं उन पर बहस हो और उनको हल किया जाए। असल में अवाम की जो आवाज़ है वो तो है ही अपोजिशन। हुकूमत अवाम की आवाज़ नहीं हुआ करती, हुकूमत अपने गुण गाती है, अपनी तारीफ़ें करती है, और जो अपोजिशन है वो अवाम का नुमाइंदा बनते हुए उनकी आवाज़ वहाँ उठाते हैं। अब आप पार्लियामेंट का हाल देख लीजिए, तो प्रोडक्शन ऑर्डर की बात होती है, कोई बात लड़ाई जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे होती है। लड़ाई इस बात पर होती है कि जनाब ये मैंने इसको चित करना है कि उसने मुझे चित करना है, मेरे बंदे को हमारे को गिरफ्तार क्यों किया गया, उनकी गिरफ्तारी से उनकी शान और शौकत में कमी आ गई, यानी इस तरह की बातचीत। और फिर ऐसे बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जनाब, यानी जब भी किसी के पूछ गिछ करो बजाय उसका जवाब देने के कहे कि जी आपने तो ये किया था। और फिर अलमिया ये भी है कि आप जितना बर्जी बड़ा इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दें उसको आप हद तक इज़्ज़त के दायरे में ला नहीं सकते और उसको कोई इंजाम नहीं होता। ये भी एक कल्चर बन चुका है कि मैं जैसे भी चाहूँ आप पर इल्ज़ाम लगा दूँ, आप मुझे पकड़ नहीं सकते। और फिर पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर जो मर्जी कह दें, आप जवाब दे नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसे कवानीन हैं, कुछ ऐसी रीत है कि ये गलत है। मगर वही बात है कि पहले हम बड़े मसाइल को देखें, फिर हमें इनकी तरफ भी आना चाहिए ताकि हम इनको भी ठीक करें कि पार्लियामेंट का निज़ाम जो है और जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसको तो हम एक डिसेंट तरीके से लेकर चलें ना। वहाँ तो बात नहीं करने देते, अपोजिशन ने फैसला कर लिया, अब वो बजट स्पीच के बाद इमरान खान जो हैं वो बात करना चाहते थे, उनको नहीं ना बात करने दी, वो तो बजट के बारे में बात करना चाहते थे। बिल्कुल। अब उसका रिएक्शन क्या हुआ कि फिर इन्होंने ठान लिया, उन्होंने अपने लोगों को कह दिया कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को बात नहीं करने देंगे। वो भी तमाशा हमने पार्लियामेंट में देखा। फिर दोनों में एक आपस में मुआहदा हो गया कि जी जब दूसरा बोल रहा होगा तो हम नहीं बोलेंगे। इस मुआहदे के तहत अब इजाज़त मिली है कि चलें जी आप बोल, अवामी नुमाइंदे, तो ये अवामी नुमाइंदे हैं। ये लड़ाई झगड़े जैसे गली मोहल्लों में होते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, अरबों का खर्चा और इस मुल्क का खर्चा जिसकी मईशत तबाह हाल है और उसके बावजूद, और ये ड्रामे हैं आपके, और ये ज़ाती मकासद के ड्रामे हैं कि नीचा दिखाना है ताकि अवाम तक पता चले कि हम बड़े रोबदार और बड़े कद काठ वाले लोग हैं। भाई आपका कद काठ, आपका रोब जो है वो आपकी कारकर्दगी से होता है, ये आपके नारे लगाने से या बड़ी गाड़ियों में या आवाज़ें बुलंद या बड़ी गाड़ियों में आना और एक पूरा कारवान साथ लेकर आना, इससे आपका रोब कायम नहीं होता। ये कल्चर जो है इसको बदलना होगा, और दुनिया भर में ऐसे ही है। आप देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग भी जो हैं वो इतनी बड़ी, उनके इर्द गिर्द ना सिक्योरिटी है ना कुछ और है, वो एक आध गाड़ी, एक आध सिक्योरिटी वाली गाड़ी के तहत वो पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं। तो यहाँ कम से कम स्टेटस सिंबल ये है कि 50 गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे होंगी तो पता चलेगा मैं बहुत बड़ा आदमी। नारे मारने वाले लोग, नारे मारने वाले और हार, यानी जहाँ जेल में रहे हैं और हार वाले लेके और ढोल लेके वहाँ खड़े हुए हैं। वो पिछले दिनों जब नवाज शरीफ साहब को 1.5 महीने बाद जेल छोड़ने गए, कितनी दुनिया थी, तो उसमें कार्टून भी बने कि तब्दीली तो आ गई है कि अब मुजरिम को जेल छोड़ने उसके घर के लोग आएंगे और एक पूरे का पूरा जुलूस आएगा जो खुद हवाले करेगा मुजरिम को जेल वालों के। पहले तो जेल वाले मुजरिम को लेके आते थे। तो ये तब्दीली है। तो बड़ी शर्मनाक बातें हैं जो मैं समझता हूँ
अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की जा रही है। यही लोग सर सियासतदान कौम को लीड करते हैं, सियासतदान कौम को एक नैरेटिव देते हैं, कौम की अखलाकी तरबियत करते हैं, कौम को नज़रिया देते हैं। तो आप ये नहीं समझते कि इस तरह की रवायात चल रही है इस मुल्क में, हम पीछे की तरफ नहीं जा रहे वापस? मेरा ख्याल है हम पीछे की तरफ जा चुके हैं। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री जिसको आप कहते हैं। शर्म आती है कि आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, बांग्लादेश जो आपसे टूटा और एक नया मुल्क बना, अभी कल की बात है, उस कल की बात है, उसके सारी मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उसके इदादो शुमार ले लें, उसमें इकॉनमी ले लें, उसकी डेवलपमेंट ले लें, उसकी कोई प्रोग्रेस ले लें। बाहर की दुनिया में हम जैसे आप भी श्योर हम घूमते फिरते हैं, यानी आप बड़े बड़े स्टोर में जाएं, मेड इन बांग्लादेश, कॉटन पाकिस्तान की मशहूर है, मगर फिनिश प्रोडक्ट हमारा कोई नहीं है। हम उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के अपना नाम कहीं नहीं ले जा सके। और अगर हम आज तक राई बेच रहे हैं, और हम अगर कोई चीज़, ये जो टेक्सटाइल वाला मामला है, हम अगर कोई चीज़ देते हैं तो उसके अंदर इतनी बेईमानी होती है कि वो आपका माल आपके मुंह पे फेंक दिया जाता है और आइंदा इतना बुरा नाम आप कमाते हैं, आपके ऑर्डर्स ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ये वो मामला है जिसके तहत हमें शर्म महसूस होती है कि दुनिया जिसको हम तरक्की पजीर कहते हैं वो क्या कर रही है, हकीकत में क्या कर रही है। और हम कहते तरक्की पजीर हैं, असल में जवाल पजीर है। हम जहाँ पहले खड़े थे उससे नीचे गिरे हैं और हर साल के बाद हम मज़ीद नीचे गिरते हैं। वो जो इदादो शुमार दुनिया में आते हैं कि दुनिया में करप्शन के अंदर जो नाम आते हैं और जो एक नंबर बनता है, आप तकरीबन आखिरी नंबर पे वहाँ पे हर एतबार से हर एतबार से जो भी एक फहरिस्त बनती है उसमें जहाँ बदनामी है और जहाँ कम तरीन हमारा तारुफ बदनामी है, आपका तारुफ बदनामी बन चुका, करप्शन बन चुका, के साथ तलाशी ली जाती है, कपड़े एतमाद कोई नहीं करता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पासपोर्ट जब अपना लेके जाते हैं तो वहाँ आपको किस तरह ट्रीट किया जाता है ग्रीन पासपोर्ट के तहत, बड़ा दिल घबराता है, बड़ा अफसोस होता है। ख़ासकर हम चूँकि ट्रैवल भी करते हैं दुनिया भर में, तो हमें नज़र आता है कि हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 70 साल की तारीख़ है, उसमें हम जवाल पजीर रहे, हम नीचे से नीचे चलते गए। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ देखने के लिए अगर आज हमने तब्दीली की बात की, पहली मरतबा हुआ है ना, वरना यही 2 पार्टीज़ हैं ना जिन्होंने आपको रूल किया साल से। तो ठीक है, बीच में ये कहते हैं जी बीच में मुदाखलत हुई तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो उसका किया जाता है, मैं बिल्कुल उसके हक़ में नहीं हूँ। ये आप ही का काम था, मगर आप इसको संभालें। ये तुर्की में जब सिविल हुकूमत ने संभाला तो फिर बगावत को कुचल दिया ना उन्होंने, फ़ौज की बगावत को कुचल दिया। हुकूमत ने परफॉर्म किया ना। उनके सारे इदादो शुमार आप देख लें, उनकी पर कैपिटा इनकम देख लें। तैयब अर्दोआन जब आए थे क्या थी, कोई $3,000 के करीब, आज वो $12,000 है। और 25 बिलियन का उन पर कर्जा था, वो अदा करने के बाद आज वो डोनर बन गए। IMF में वो डोनर हैं। वो कहते हैं लो हमसे पैसा और दुनिया को जहाँ ज़रूरत है उनको दो। आलमी रोल है उनका आलमी एक बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त मुसलमान ममालिक में तकरीबन सरे फहरिस्त हैं। उनका एक नाम है, तैयब अर्दोआन का एक नाम है। मुसलमानों की आवाज़ जिस तरह वो उठाते हैं, वो पहले वो लीडर हैं हमारे मुसलमानों में जिनकी आवाज़ बुलंद होती है। वो कहीं का भी मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, वो बर्मा का मसला हो, वो कश्मीर का मसला हो। ये बर्मा में जब ये मामलात हुए थे तो उन्होंने बांग्लादेश से इल्तिजा की थी कि चूँकि आप उनके साथ हैं, आप उनको जगह की इजाज़त दें ताकि वो तकालीफ में जो लोग हैं उनको जगह आप दें, इनका ख़र्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। वो इस हद तक सामने आते हैं। तो ये वो चीज़ है जिनकी मिसालें कायम हैं।